सानी भैया क्लास, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉमर्स में ऐसा क्या नहीं है ये पूछो। देखो कभी ना कभी हमने एक्सपीरियंस किया है कि कॉमर्स को दूसरी फील्ड से कम आंका जाता है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात में नहीं है कि दूसरे लोग हमें कम आंकते हैं, प्रॉब्लम इस बात में है कि हम उनकी बात को मान लेते हैं। अरे ऐसा क्यों भाई, हम किससे कम है? कल को लीगल एडवाइस की जरूरत होगी, किसी लफड़े में फंसेंगे तो तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर फॉरेंसिक ऑडिट चल रही होगी तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे, भैया इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, थोड़ी सी मदद कर, तो जेल में चले जाएंगे नहीं तो। अरे एक पावरफुल आदमी की निशानी उसका सिग्नेचर होता है, इनकी फाइलें ही अगर रुक जाएं तुम्हारे सिग्नेचर और साइन करने ना करने की वजह से, तो तुम बताओ तुम पावरफुल कंडीशन में नहीं हो। अरे क्या बात करते हो यार, कॉमर्स में क्या नहीं है, मुझसे पूछो। और कॉमर्स के बारे में कोई भी ऊपर नीचे बोलेगा तो सबसे आगे मैं खड़ा मिलूंगा, तुम्हें मुझसे गुजर के जाना पड़ेगा, समझ लो। देखो जोक्स अपार्ट, लेकिन कॉमर्स में हर एक इंसान के लिए जगह है, जैसे भगवान के दिल में हर किसी के लिए जगह है ना, सेम है। आप क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव फील्ड हजारों पड़ी हुई है, आपको लॉ पसंद है, लीगल फील्ड्स बहुत सारी हैं, आपको फाइनेंस पसंद है, अरे फाइनेंस के लिए तो 32 फील्ड्स पड़ी हुई हैं। आपके पास जितने सारे ऑप्शंस और वैरायटी इस फील्ड के अंदर है ना, शायद ही किसी और फील्ड में हो। बड़े प्राउड के साथ बोलो कि कॉमर्स वाले हो तुम लोग। देखो बड़ी शानदार सी एक कहावत है, बोलते हैं कि जो तितली होती है ना, उसको खुद के कलर्स के बारे में पता नहीं होता, बिकॉज वो कलर ब्लाइंड होती हैं। दूसरे लोगों को पता होता है कि वो कितनी खूबसूरत है, तो जब तितली को पता चल जाएगा ना कि वो कितनी खूबसूरत है, तो शायद थोड़ी और इज्जत करने लग जाए अपनी। इसीलिए कहते हैं कि खुद में खूबसूरती ढूंढ लो, दुनिया तो तुम्हारी ढूंढी लेगी। ठीक है, तो समझ आया। तो मेरा काम यहां पे क्या होता है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। देखो अब मैं तुमसे अगर एक सवाल पूछूं कि सीए क्या होता है, तुम क्या बोलोगे? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, अकाउंटिंग करता है, फाइनेंस के साथ डीलिंग करता है। अच्छा ठीक है, और बताओ? और तो नहीं पता, शायद एक दो पॉइंट और आ जाए तुम्हारे पास। बोलो सीएस क्या होता है, बताओ। सीएस आधे लोगों को तो नहीं पता होगा फुल फॉर्म क्या है। फिर कंपनी सेक्रेटरी होता है ना, कंपनी सेक्रेटरी होता है, और उसके बाद हाँ ऐसी आप बताओ भैया, आप बताओ। तो यही मेरा पॉइंट है, यही मैं बताना चाहता हूं। अब मैं एक एग्जांपल से तुम्हें इसको प्रूव करता हूं। देखो तुम्हारे पास ये काफी सारे ऑप्शंस के फोन है, जब फोन खरीदने जाते हो तो दुकानदार से क्या बोलते हो? अरे इसके फीचर बताना जरा क्या है, इसके फीचर बताओ, इनमें से सबका बेटर कैमरा कौन सा है, डिस्प्ले किसका बड़ा है, प्राइस क्या क्या है, सारी चीजें पूछते हो। फिर एक कंक्लूजन पे आते हो कि तुम्हारी नीड्स के अनुसार कौन सा फोन तुम्हें बेस्ट सूट करेगा, हाँ या ना। लेकिन मान लो तुम्हें बाकी सारे फोन्स के बारे में पता ही नहीं है, सिर्फ एक ही फोन के बारे में पता है, वो है ये, तो क्या एक बेटर चॉइस ले सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मेरा एज अ टीचर कर्तव्य बनता है कि तुम्हें इन सारी फील्ड्स के बारे में बताऊं। ये देखो कितनी सारी फील्ड्स है। ये कपड़ों वाला एग्जांपल भी यही था कि भाई क्या बोलते हैं कि मान लो तुम लोग कपड़े कैसे चूज करते हो, हर एक कपड़ा पहनते हो, फिर देखते हो तुम पे क्या अच्छा लग रहा है, उसी को लेकर जाते हो ना, हाँ या ना। तो सिंपल सी बात है, फील्ड्स भी देख लो कितनी सारी हैं, हर एक चीजों के बारे में जानो। जब सीएस के बारे में पता ही नहीं होगा तो उसको कभी भी ऑप्शन की तरह देखोगे? नहीं देखोगे। तो सुनो सबकी, लेकिन जो समझ में आए करना खुद की ही। ठीक है बेटा, समझ आया? तो आज बात करते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है। देखो दोस्त, कंपनी सेक्रेटरी एक बढ़िया इंसान होता है, लेकिन उससे ज्यादा उसके अंदर क्या चीज होती है, तुम्हारे पॉइंट्स बताता हूं मैं। कि कंपनी के अंदर काम करने वाला होगा, ठीक है, कंपनी का सेक्रेटरी होगा, नहीं तो कंपनी का लॉयर होगा। भाई इतना ही हमें पता है, और नहीं पता तो आप बताओ आगे। देखो कंपनी के लॉयर के अलावा कंपनी सेक्रेटरी का बहुत सारा काम है। इसकी एक सिंपल लाइन में डेफिनेशन अगर बताऊं तो ही इज अ की मैनेजरियल पर्सन, मतलब लीगल एंड कंप्लायंस ऑफिसर होता है कंपनी का। की मैनेजरियल पर्सन का मतलब है तुम बेटा छोटे मोटे लेवल पे काम नहीं करोगे, तुम्हारा काम ही टॉप लेवल मैनेजमेंट से है, तुम्हारा काम ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से है। मतलब तुम एक कंपनी सेक्रेटरी अगर बन गए, तुम्हारा छोटे लेवल पे काम ही नहीं है। तुम्हें बोर्ड मीटिंग्स करानी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठना पड़ेगा ना, उठना बेटर इनके साथ होगा। रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं, तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन उनसे होगा। तो कंपनी सेक्रेटरीज का काम ही टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है। अरे लीगल एडवाइस किसको दोगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही तो दोगे बेटा, समझ आया? तो ये इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल फील्ड है, समझ आया? अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि इनका काम क्या होता है। देखो काम तो कई तरह की चीजें, तुम बहुत सारी समझ पाओगे, बहुत सारी नहीं समझ पाओगे, धीरे धीरे बात
तफसीलात में जानोगे, लेकिन एक बेसिक चीज बता देता हूं और कुछ एग्जांपल से इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा कि कंपनी सेक्रेटरी का एक्चुअल काम क्या है। देखो, लीगल कंप्लायंस एंड फाइलिंग करना, बेसिक बात मैं बोलूं तो कंपनी में कई सारे लॉज होते हैं, कई सारी चीजें होती है जिनका ओनर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता नहीं होता। कई सारी चीजों को फाइलिंग करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, उन सब चीज का ख्याल कौन रखता है? सब ख्याल रखता है कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, अगर वो चीज का ख्याल ना रखा जाए तो कंपनी को पेनल्टी देनी पड़ती है ना, उनके ऊपर केस वेस हो सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखता है कौन? कंपनी सेक्रेटरी। दूसरा, एडवाइजरी लोन, जितने भी बेसिकली लीगल एक्सपर्ट है कंपनी सेक्रेटरी, जितनी भी एडवाइस लीगली चाहिए कंपनी को वो सारी कंपनी सेक्रेटरी देता है। अब इसके बारे में और जानो। देखो, सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस चेक, जैसे तुम्हारे कंपनी में ऑडिट होती है तो उस ऑडिट अच्छे से जाए उससे पहले प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा ना। कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी करेगा। तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वो कौन करवाएगा? वो कंपनी सेक्रेटरी करवाएगा। इनफैक्ट अगर मान लो किसी गवर्नमेंट कंपनीज के साथ कम्युनिकेट करती है, गवर्नमेंट काफी सारी चीजें करने को बोलती कंपनी को सारी चीजें गवर्नमेंट को करके देनी पड़ती है, तो बीच का काम कौन करेगा? वो काम करेगा सीएस, यानी कि लीजन वर्क। इससे मतलब कंपनी सेक्रेटरी देख रहे हो कितने बड़े लेवल पे काम कर रहा है, सरकार से भी जुड़ा हुआ है, कंपनी से भी जुड़ा हुआ है, ओनर्स से भी जुड़ा हुआ है। अगर कंपनी को लिस्ट होना है स्टॉक मार्केट पे, तो लिस्टिंग में मर्जर एक्विजिशन करना हो, आईपीओ लॉन्च करना हो, सब प्रोसेस में कौन पार्ट लेता है? कंपनी सेक्रेटरी पार्ट लेता है। अरे वो छोड़ो, उसके आगे और सुनो। मान लो अगर कोई केस हो गया, कहीं पेनल्टी लग गई कंपनी में, तो एक स्पेशल कोर्ट होता है, क्या होता है? एनसीएलटी कहते हैं उसे, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, उसे एनसीएलटी कहते हैं। अरे लॉयर के साथ साथ ना सीएस भी उस कंपनी के केस को रिप्रेजेंट कर सकता है, फाइट कर सकता है। लॉयर के अलावा कोई अगर फाइट कर पा रहा है तो कौन है? सीएस भी है। तो आप सोच रहे हो सीएस एनसीएलटी में अपना फाइट भी कर सकता है केस। तो कितनी सारी पावर मिल गई, कितना बड़ा काम है इसका। समझ पा रहे हो इस चीज को? लेकिन थोड़ा सा ना मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि एक्चुअल में सर क्या करता है। देखो क्या होता है, एक थोड़ी लॉ सिखाता हूं तुम्हें, मजा आएगा। देखो एक एग्जांपल के तौर पे कंपनीज एक्ट 2013 का नाम तुमने सुना होगा। उसमें सेक्शन नंबर 149 में ये बताया गया है, स्पेशली अगर मैं बोलूं तो रूल नंबर 3 है, क्या बोलते हैं, कंपनीज रूल 2014 का। वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कंपनी, पब्लिक कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हो जाए, 100 करोड़ के बराबर हो जाए, या उसका शेयर कैपिटल 300 करोड़ से ज्यादा हो जाए, बराबर हो जाए, या दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो 15 मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 15 हो सकते हैं मैक्सिमम, उस 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको फीमेल रखना ही पड़ेगा। ये कौन कहता है? कंपनी लॉ कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है। अब ओनर्स को तो ये बात कहां से पता चलेगी? वो तो नोट गिनने में लगे हुए हैं, वो तो अपने कंपनी पे ध्यान देने में लगे हैं कि हमारा शेयर कैपिटल 300 करोड़ का हमने दिया, भैया 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया, तो इसी चीज में फंसे रह जाएंगे। उनको क्या पता कि एक फीमेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रखनी है, और नहीं रखा तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये बताने वाला कौन होगा? ये बताने वाला कंपनी सेक्रेटरी है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी ने बोला भाई मैंने जिम्मा लिया, मैंने पूरा लॉ पढ़ा हुआ है, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, वरना तुम्हें नुकसान होगा। इसलिए कंपनी सेक्रेटरीज को रखना पड़ता है कंपनीज को। ठीक है, एक और एग्जांपल समझो। मान लो दो बड़े बिजनेसमैन हैं, इनने सोचा कि हम एक कंपनी को खोलते हैं, कंपनी रजिस्टर कराते हैं, हमारे पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो 10 करोड़ रुपए से एक कंपनी खोलना चाहते हैं। ठीक है, अब इनका मन है कि गुजरात में कंपनी को खोलें, पर यहां पे कंपनी सेक्रेटरी आता है और बोलता सुनो भाई, गुजरात में हर एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको कुछ स्टैंप ड्यूटीज देनी पड़ती हैं, तो गुजरात में स्टैंप ड्यूटी जो है वो 0.5% है, और हर स्टेट में अलग अलग होती है। तो अगर 10 करोड़ के ऊपर 0.5% की आप स्टैंप ड्यूटी देते हो, तो आप 5 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी देते हो। और ये तो अभी कंपनी चालू हो रही, मतलब इनकॉर्पोरेट हो रही है, आप रजिस्टर करा, अभी तो काम चालू ही नहीं हुआ, अभी तो कंपनी का क्या बोलते हैं उसको, जन्म करवाना है, इनकॉर्पोरेशन करवाना है। तो कंपनी सेक्रेटरी बोलता है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो ये बोलता है कि अरे भैया कहां पे लगे हुए हो, एक दुकान का एड्रेस ही तो रखना है, गुजरात में करो कि मध्य प्रदेश में, क्या फर्क पड़ता है? मध्य प्रदेश में स्टैंप ड्यूटी 0.15% है, मतलब 10 करोड़ का मात्र आपको 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा अगर आप मध्य प्रदेश में इसको रजिस्टर करते हो। गुजरात में करोगे तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मतलब कंपनी के चालू होने से पहले ही, 1 रुपए कमाने से पहले ही आपने 3.5 लाख रुपए का फायदा करा दिया, बचत करा दी बॉस। ये काम कंपनी सेक्रेटरी का है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है दोस्त, ये बहुत बड़ी बात है, समझ आया? इसीलिए कंपनी सेक्रेटरीज की बहुत डिमांड होती है। अब तुम्हें लग रहा होगा नहीं सर अभी भी नहीं समझ आ रहा, डिमांड कैसे होगी यार, मतलब कंपनी सेक्रेटरी क्या है यार, कंपनी के लिए काम करता है, क्या होगा?
कैसी डिमांड होगी, आप प्रूव करके बताओ। प्रूव कर दूं, देखो कंपनीज एक्ट, कानून ये कहता है, मैं नहीं कह रहा, ना तुम कह रहे हो ना तीसरा बंदा कह रहा है, कानून कह रहा है। कानून इसकी डिमांड बनाता है। कैसे? अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड हो या कोई पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा या 10 करोड़ के बराबर हो, या कोई प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा या 50 करोड़ हो, तो उनको कंपल्सरीली CS को रखना ही पड़ेगा। कंपनी सेक्रेटरी इज कंपल्सरी फॉर लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा या बराबर हो, या प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा हो। ये किसने कहा? कानून ने कह दिया। कानून की बात का उल्लंघन करोगे? नहीं करोगे, कोई नहीं कर सकता। इसकी डिमांड तो कानून बना देता है, समझ रहे हो? तो ये इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बढ़िया फील्ड है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लॉ पसंद है और थ्योरी पढ़ना पसंद है, ठीक है, और जिनको बड़े लेवल पे काम करना है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम करना है, उनके लिए बेस्ट है। लेकिन सर अब प्रोसेस बताओ, थोड़ी सी प्रोसेस क्या होगी? देखो सबसे पहले आपके पास आता है सी सीट। ये एंट्री लेवल एग्जाम है। 12वीं पास करते ही अगर आप साइंस से हैं, आप कॉमर्स से, आप बिल्कुल कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स वालों के लिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन इसके एग्जाम्पशन भी है। मतलब क्या है ना, इसका एक वे रूट है। वो वे रूट ये है कि अगर आप अपने आगे जाके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज कर लेते हो तो आप फाइन आर्ट्स वाले भी इसका पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अपन अलग से एक वीडियो बना देंगे इफ यू वांट दैट, ठीक है। चलो जी, तो इसमें एंट्री लेवल में क्या होता है? देखो अभी तक क्या होता था, 200 नंबर का पेपर होता था और घर बैठ के देना पड़ता था अपने लैपटॉप पे या पीसी पे। अब ये जून 2026 से इसका मॉडल चेंज हो रहा है। ये 200 नहीं 400 नंबर का पेपर हो रहा है और रिटर्न होगा, जो पहले हुआ करता था। मतलब 3-4 सालों के लिए उन्होंने ऑनलाइन कर दिया था पेपर, घर पे बैठे बैठे। अब वापस से वो सेंटर पे होगा, ठीक है। 4 दिन आपको जाना पड़ेगा, जिसमें 3 सब्जेक्ट आपके कौन कौन से? ये 3 सब्जेक्ट दोस्त आपके जो है, ये 3 सब्जेक्ट जो है आपके कौन कौन से? ये वाले और ये वाले। ये 3 सब्जेक्ट आपके सब्जेक्टिव हैं, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला आपको OMR जैसा होता है ना, OMR कॉपी है बेसिकली। ये आपको 2 घंटे का पेपर होगा, ये MCQ बेस्ड होगा, ये MCQ बेस्ड होगा, ठीक है। आपको सेंटर पे जाके MCQ बेस्ड पेपर देना पड़ेगा। ईच सब्जेक्ट कौन कौन सा है देख लो। बिजनेस कम्युनिकेशन यानी कि इंग्लिश होता है, अकाउंटिंग्स होगा, फंडामेंटल जो आपने पढ़ी होगी 11th-12th में, इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट वो भी आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा बिजनेस लॉ, ये आपके लिए नई चीज होगी। और लॉ पढ़ना ना बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद अभी आपने देखा होगा, आपको मजा आया होगा कुछ चीज पढ़ के। अब एक सेक्शन याद हो गया होगा, सेक्शन 149, ठीक है। तो देखो लॉ पढ़ने में आपको मजा आएगा, बहुत शानदार चीज है, क्लियर। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का होता है, हर एक सब्जेक्ट। ये भी 100 का है, ये भी 100 का है, ये भी 100 का होगा और ये भी 100 का होगा, ठीक है। टोटल कितने हो गए भैया? 400 मार्क्स हो गए। अब इसमें पास होने के लिए कितने चाहिए? तो 400 में से आपको चाहिए कम से कम 200 मार्क्स लाना, ये मिनिमम है। अगर आपके 199 आए, 198 आए, आप पास नहीं होंगे, आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। 50% क्राइटेरिया होता है मात्र, मान लो ये। टोटल आपके सबके मिला के 200 नंबर आपके आने चाहिए। लेकिन क्या सर, अगर मान लो एक सब्जेक्ट में हमारे 10 नंबर आए, दूसरे सब्जेक्ट में हमारे 80 नंबर आ गए और ऐसे ऐसे करके हमारे 200 नंबर आ गए, तो चलेगा? नहीं नहीं, एक सब्जेक्ट मतलब इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए अगर 4 में आप 40 लाते हैं, चारों सब्जेक्ट में आपके 40 आते हैं, तो ये टोटल 160 होता है। मतलब आप फिर फेल हो जाएंगे, फिर फेल हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में 40 आए, दूसरे में 60 आ गए, एक में वापस 60 आ गए और वापस इसमें 40 आ गए। नाउ यू हैव क्लियर 200 वाला क्राइटेरिया। हाँ तो ठीक है ना, पास हो गए आप। मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर तो लाने ही हैं और टोटल आपको बनाना है 50% के ऊपर या बराबर। 200 नंबर आ गए, पास हो जाओगे। क्लियर, समझ आ गया ये चीज आपको? अब जैसे ही आप लोग ये 12th के बाद देते हो, इसके 4 अटेम्प्ट होते हैं बेटा साल में 4 बार आता है ये। तो अगर मान लो किसी का नहीं भी हुआ, हो जाता है कई बार ऊपर नीचे, प्रिपरेशन थोड़ी ऊपर नीचे जाती है, तबीयत के अंदर जाती है कंडीशंस कई बार, कोई बात नहीं, 3-4 महीने बाद फिर से अटेम्प्ट मिल जाएगा तुम्हें, 3 महीने बाद ही। क्लियर, तो इतना टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। क्लियर, चलो जी। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि 9 से
9 महीने या 12 महीने के बीच में आपको देना पड़ेगा, 9 से 12 महीने के बीच में देना होता है। दैट इज CS एग्जीक्यूटिव। ये CS एग्जीक्यूटिव क्या है दोस्त? इसमें अब आपके पास 2 ग्रुप होते हैं, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस को क्लियर करना पड़ता है। पहला स्टेज ये, दूसरा स्टेज क्या है? CS एग्जीक्यूटिव। अब ये लेवल थोड़ा बड़ा हो जाता है, अभी तो 11th 12th की चीजें पूछी जा रही थी, अब आपको बड़े लेवल पे चीजें पूछी जाएंगी। तो इधर ना सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2, मतलब 2 ग्रुप है और हर ग्रुप में कुछ सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि ग्रुप 1 में JIGL नाम का सब्जेक्ट होता है, जिसे कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ठीक है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने BNS पढ़ा होगा, IPC की धारा पढ़ी थी ना आपने, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अब IPC नहीं बचा, BNS आ गया है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, ये चेंज होकर आ गया, IPC को BNS कहते हैं। तो ये यहां पे आप पढ़ते हो कुछ चीजें, कंपनी लॉ पढ़ते हो आप, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, बेसिकली कंपनी को सेटअप कैसे किया जाता है, क्या उसकी कंडीशन होती है, सारी प्रोसेस आप सीखते हो स्टेप बाय स्टेप की। कंपनी को खोलने के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए, GST का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फसाई का सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, मतलब सब कुछ जानोगे इसके अंदर। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FM के बारे में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में सब आपको पता रहेगा। मतलब 4 सब्जेक्ट आपको यहां पे मिलेंगे, यानी कि 400 नंबर आपके यहां, 100 नंबर का हर सब्जेक्ट होगा, टोटल आपके 400 मार्क्स यहां हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे ग्रुप में आते हैं 3 सब्जेक्ट, कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, और टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, यानी कि टैक्स है आपके पास, इकोनॉमिक्स है और लॉज है इनके अंदर, और कैपिटल मार्केट यानी कि सेबी के बारे में पढ़ते हो आप इसमें, कि सेबी के रेगुलेशंस क्या हैं, सेबी स्टॉक मार्केट के रेगुलेशन रूल्स क्या है, कैसे कंपनी को लिस्ट किया जाता है, क्या पूरा प्रोटोकॉल होता है, सब आप इसके अंदर समझते हो। ठीक है, इनमें 3 सब्जेक्ट में आपके कुछ 300 मार्क्स होते हैं। अब इसका एक और फायदा बताता हूं। मान लो आप कह रहे हो भैया 7 सब्जेक्ट एक बारी में कैसे देंगे, हर एक दिन एक पेपर होगा, मतलब 7 दिन तक पेपर होते रहेंगे। हाँ होते रहेंगे, लेकिन मान लो आपको लग रहा है कि नहीं भैया मुझसे 7 के 7 नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, कभी इस ग्रुप का दे दो, ये ग्रुप निकल जाए, उसके अगले अटेम्प्ट में इस ग्रुप का दे देना। मतलब आप कोई एक ग्रुप का पेपर दे सकते हो कि भैया मैं पहले 4 पेपर निकाल लेता हूं, फिर उसके अगले अटेम्प्ट में बचे हुए 3 निकाल लूंगा, ये भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, समझ गए? तो आप ऐसे बांट सकते हो कि इस बार मुझे सिर्फ ये पेपर देना है, उसके अगले अटेम्प्ट में दूसरा ग्रुप दे दूंगा। क्लियर? पर हाँ, कॉम्बिनेशन ये होगा, ग्रुप 1 दोगे तो ग्रुप 2 दोगे, और उसके अंदर के सारे सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे। सेम वे इसमें भी आपको टोटल 200 मार्क्स की जरूरत है, और इसमें भी आपको टोटल कितने 150 मार्क्स की जरूरत है पास होने के लिए, और इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट में 40 से ऊपर मार्क्स चाहिए। शायद अब आपको यह भी समझ आ गया होगा। क्लियर? अब एक और फायदा होता है इसमें, पता है क्या? मान लीजिए कि आपके इसमें 200 नंबर नहीं आए, लेकिन आपके किसी एक सब्जेक्ट में मान लीजिए JIGL में आपके 60 मार्क्स आ गए, तो पता है क्या बेनिफिट मिलता है? यह बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने 60 मार्क्स से ऊपर किसी सब्जेक्ट में नंबर ले आए, तो मान लीजिए कि मतलब ICSI मानता है कि आपको आता है ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से, अब आपसे दोबारा नहीं पूछेंगे। मतलब अगली बार अगर आप ये फेल तो हो गए 200 से कम आए तो अगली बार क्या होगा, आपको चारों नहीं, जिस सब्जेक्ट में 60 के ऊपर थे उसको नहीं देना, सिर्फ जो बचे हुए हैं उनको देना है। इसे कहते हैं एग्जेम्पशन, कि किसी भी सब्जेक्ट में 60 के ऊपर अगर नंबर आ गए, ये यहां नहीं होता है, ये सेकंड लेवल से चालू होता है, इधर नहीं होता है ये चीज। ठीक है, यहां से होता है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके 60 से ऊपर नंबर आ गए, तो ये मान लेता है ICSI कि इसको भाई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, अब इसे दोबारा क्लियर मत करवाओ, अब बचे हुए जो पेपर है ना सिर्फ वही क्लियर करवाओ। तो कई सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ एक ही पेपर देने जाते हैं, बस उनके बाकी सारे पेपर निकल गए होते हैं कि इसमें 60 आए, इसमें 60 आए, इसमें 60 आए और इसमें 5 ही नंबर आए, तो कितना हुआ टोटल 185 हुआ, 200 नंबर नहीं बने, फेल हो गए। लेकिन 3 सब्जेक्ट नहीं देने, अगली बार सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ के जाना है। समझ आया? तो ऐसी भी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, जितना डिटेल जाना चाहूंगा उतना बना सकता हूं, लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर से कवर करते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही आप इसको कवर कर लेते हो, आपको 21 महीने की ट्रेनिंग पे जाना होता है। अब कहां जाना है? बॉर्डर पे जाना है? नहीं, आप या तो किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में चले जाइए, ठीक है, या फिर आप किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के पास चले जाइए, जैसे इनकी फर्म होती है ना जो लोग काम करते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज के अंडर आपको ये ट्रेनिंग करनी होती है। नहीं तो किसी कंपनी, अच्छी बड़ी कंपनी के अंदर आप यहां पे कंपनी सेक्रेटरीज की ट्रेनिंग कर सकते हो। 21 महीने में आप वो सारी चीजें सीखते हो जो एक कंपनी सेक्रेटरी डेली बेसिस पे करता है। तो बेसिकली आपको काम सिखाया जाता है रियल लाइफ में। तो देख रहे हो,
यूजुअली क्या होता है, अपन कॉलेजेस में जाते हैं तो क्या होता है, आपको किताबी चीजें सिखाई जाती हैं। यहां पे आपने पेपर क्लियर कर लिया, अब आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जा रही हैं। आप रियलिटी में जाओ, एनसीएलटी में आप जाओ, लिस्ट करो कंपनीज को, रियल पेपर वर्क करो, टैक्स की कंप्लायंस करो, ऑडिट पे जाओ, ये सारे काम करते हैं लोग। तो आप बहुत छोटे छोटे बच्चे देखोगे 20-20, 21-21 साल के, कि वो जाते हैं इन सब चीजों में। 19-20 साल के बच्चे जो ऑडिट पे जाते हैं। तो आप सोच रहे हो आपके कोई दोस्त कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे सोच रहे होंगे अपने करियर के साथ क्या करना है, आप ऑलरेडी ऑडिट पे जा रहे हो, आप ऑलरेडी बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हो। समझ आ गया? दिस इज द प्राइड यू कैन गेट इन दिस फील्ड। ठीक है, फिर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज सीएस प्रोफेशनल। ये फाइनल स्टेज है। इसका पेपर निकालने के बाद आप सीएस बन जाती हो। इसमें भी 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप 1 होता है और एक ग्रुप 2 होता है। इस ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट हैं, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स, एडवांस टैक्स लॉज, प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस। ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, तो बहुत बात की बात है, लेकिन ये समझ लो इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये 300 नंबर का पेपर ये हो गया। फिर 4 पेपर यहां होते हैं ग्रुप 2 में, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इलेक्टिव। अच्छा, ये इलेक्टिव वाली पॉइंट क्या है, देखो यहां पे आपके पास ना एक यहां पे एक बड़ा ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट क्या है, सेकंड ग्रुप में जो 3rd पॉइंट होता है इलेक्टिव, चूज 1 सब्जेक्ट। यहां पे आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस क्या आपको बैंकिंग के अंदर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, या आपको फॉरेंसिक ऑडिट का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। फिर आपको बोला जाएगा कोई इसमें से एक आप अपने लिए चूज कर लो। तो आपको 7-8 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, वो आपका पर्सनल चॉइस होगी। तो आप जो भी सब्जेक्ट चूज करोगे वो आपको यहां पे सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी चॉइस के लिए एक छोड़ा हुआ है जो कि रियल लाइफ बनाया गया है। जैसे एआई वाली चीज भी लाई गई है अभी इसके अंदर, तो आप ना वो सब चीजें भी कर सकते हो। समझ गए? तो बहुत रियल लाइफ बनाने के लिए अब आपकी चॉइस पे छोड़ दिया है। और चौथा है जी मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। ये 4 सब्जेक्ट कुल मिला के 400 नंबर के होते हैं। सेम वही क्राइटेरिया, 200 नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, यहां पे 150 नंबर लाने पड़ेंगे। और हर किसी में 40 तो मिनिमम होना ही चाहिए, 39 भी हुआ तो फेल हो जाओगे। ठीक है, समझ आ गया? ये पार्ट कवर करते ही आप, एग्जामिशन वाला रूल यहां भी काम करता है, ये पार्ट कवर करते ही आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं। आपको उसका एक मेंबर नंबर मिलता है और आप अपने नाम के आगे CS लगा सकते हैं। ये अपने आप में 2 जो प्रीफिक्स है ये बहुत वेटेज रखते हैं बेटा। समाज में जब आपको लोग जानेंगे कि आप नॉर्मल, आपका नाम नहीं है कि अदिति, नहीं, इट्स CS अदिति, इट्स CS आदित्य। ये अपने आप में एक प्राइड बताता है, अपने आप में एक बड़ी खुशनुसी बात है और बड़ा प्राउड फील होता है। अब इसमें कुछ ट्विस्ट भी है। क्या है? अब जिनको लगता है कि भैया यार मेरा ना पढ़ाई का ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई एक साथ ही खत्म करो, तो क्या होता है, CS एग्जीक्यूटिव के बाद आप ये ट्रेनिंग मत करिए, कोई बात नहीं, आप सीधा CS प्रोफेशनल का एग्जाम दीजिए। अब आपका पढ़ाई खत्म, अब पढ़ाई खत्म, अब क्या करना है, फिर उसके बाद 21 महीने की ट्रेनिंग करना, वो तो हो ही जाएगी, उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो हो ही जाएगी, वैसे भी करनी है वो तो, उसके बाद कर लो। तो पूरी पढ़ाई खत्म करने के बाद भी आप 21 महीने की ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट करने के बाद ही आपको CS की डिग्री मिलेगी। तो इस बात को जरूर याद रखना। अब भैया आपने पूरा स्ट्रक्चर सिलेबस तो बता ही दिया, पैसे कितने लगते हैं बताओ। और इससे बेस्ट मैं तुम्हें प्रूव कर ही नहीं सकता कि इससे किफायती चीज तुम्हें कहां मिलेगी। देखो अब मैं एक एक चीज बताता हूं तो मैं मजा आ जाएगा। CS के एंट्री लेवल पे रजिस्ट्रेशन 7,500 का होता है और 1,500 रुपए का एग्जाम फॉर्म होता है। मतलब ये रजिस्ट्रेशन होता है कि आपने उसके अंदर रजिस्टर करा लिया और अब आपको ना एडमिट कार्ड इशू करने के लिए 1,500 रुपए देने पड़ते हैं कि भैया मैं ये वाला अटेम्प्ट दे रहा हूं, लो भैया मेरा एडमिशन फॉर्म भर रहा हूं मैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अलग होता है और एनरोलमेंट फी, एग्जाम फी अलग होती है कि ये वाला अटेम्प्ट मैं देना चाहता हूं, आप नहीं देना चाहते ये वाला अटेम्प्ट तो मत भरो पैसे। ठीक है, रजिस्टर्ड हो आप, लेकिन जिस अटेम्प्ट में आपको पेपर देने जाना है उसके लिए आपको एक एडिशनल फीस देनी पड़ती है, वो 1,500 रुपए होती है। दोनों मिला के कितना हो गया, 9,000 रुपए हो गया। ठीक है, सेम वे यहां पे भी होता है। जैसे आप सीसीट क्लियर करते हो तो आप CS एग्जीक्यूटिव के लिए जाते हो, वहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन फी कुछ 18,900 होती है, मतलब बेसिकली 19,000 के आसपास मान लो। और हर एक ग्रुप, 2 ग्रुप होते हैं तो हर एक ग्रुप के लिए 1,500 रुपए रहता है। कि जैसे मैं बोलूं ना कि आप दोनों ग्रुप ना देना चाहो, एक ग्रुप देना चाहो तो क्या करोगे, सिर्फ 1,500 रुपए दो। किस ग्रुप का देना है, 1 या 2 आप चूज कर लो, सिर्फ 1,500 रुपए दो। अगर दोनों ग्रुप देना है तो फिर 3,000 दे दो, 3,000 दे दो। मैंने टोटल फी यहां पे निकाली है 3,000 ऐड करके, दैट इज
21,000 और 900, मतलब 22,000 के आसपास इसका टोटल होता है। और वही सेम चीज फॉलो होती है पास करने के बाद, दैट इज CS प्रोफेशनल। इधर तुम्हें कुछ 20,000 के आसपास की रजिस्ट्रेशन फीस है, और वही पर ग्रुप तुम्हें 1,800 रुपए देने पड़ते हैं। यहां पे 1,500 देने थे, यहां पे 1,800। एक ग्रुप देना 1,800, दो ग्रुप देने तो 3,600, यानी कि 3,600। ठीक है, समझ आ गया? 3,600। इसका टोटल आता है कुछ 23,600। अगर मैं सबका टोटल कर दूं, ये 9,000, ये 22,000 के आसपास, ये 23,600, तो टोटल आता है 54,500। इतने में तुम CS बन गए। ये तुम्हें कुछ 2.5 से 3.5 4 साल मान, चलो छोड़ो, 3 से 4 साल, मतलब 2.5 से 3 मान लो। जो लोग पहले अटेम्प्ट में निकलते हैं वो 2.5 से 3 साल में निकाल सकते हैं आराम से। 2.5 से 3 साल में मात्र कुछ 55,000 में तुम CS बन गए। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि कितना सस्ता है, तुम्हारे तो ये भी नहीं लगने वाले। सर कैसे? लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 21 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो फ्री में थोड़ी होती है, तुम्हें ट्रेनिंग का पैसा मिलता है। ICSI ने खुद ने ये बोला है कि अगर कोई बच्चा CS का बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है तो मिनिमम उसको 3 से 4,000 रुपए प्रति महीना देना ही है काम करने का, मेहनत करने का। कि वो 8 घंटे आगे काम करेगा तो फ्री में नहीं करवाओगे, तुम उसको पैसा देना पड़ेगा। ये CS ने बोला है कि 3-4 हजार तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर सामने वाले की मर्जी। तो एवरेज 5,000 से लेके 15,000 तक एवरेज मिलता है। अब देखो, बड़े शहर में अगर जाते हो तो पैसा ज्यादा मिलता है, बड़ी कंपनी में जाते हो तो पैसा ज्यादा मिलता है। क्या आप मुंबई गए, बैंगलोर गए, तो वहां भी 15,000 रुपए मिलेगा। किसी छोटी जगह पे हो तो 5,000 के आसपास मिलेगा। तो मैं तो लीस्ट से बताता हूं तुम्हें, सबसे कम से बताता हूं कि 5,000 रुपए प्रति महीने से अगर 21 को मल्टीप्लाई करूं, 21 महीने की ट्रेनिंग, तो तुमने 1,05,000 रुपए तो कमा लिया। और तुमने कितना खर्चा किया था CS बनने के लिए? 55,000 के आसपास। मतलब फिर भी तुम 50,000 प्रॉफिट में हो, मतलब तुम्हारी जेब से तो कुछ लगा ही नहीं दोस्त। इससे ज्यादा बेटर फीड क्या होगी? समझ रहे हो? तुम्हारी जेब से कुछ लगा ही नहीं। लेकिन हां, अब यहां पे ना ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? एक ट्विस्ट ये है कि ये सारे जो टैक्स वैक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, ये आप खुद से नहीं कर पाते। इसके लिए मैंडेटरीली आपको कोचिंग करनी पड़ती है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं टीचर हूं तो कल को मैं खोलूंगा तो बोलूंगा कि भैया मेरे पास आओ। आप खुद कर ही नहीं पाओगे बॉस। आप एक बार मॉड्यूल उठा के देखोगे ना, इतनी मोटी टैक्स लॉ आपको समझ ही नहीं आने वाली। कभी किसी बच्चे ने जो लॉ नहीं पढ़ा, टैक्स नहीं पढ़ा, ये सारी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें नहीं पढ़ी, उसको नहीं समझ आएगा। बहुत आसान नहीं है, ये सब चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो इसमें आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो हर एक बच्चा एडिशनल कोचिंग करता ही है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं करता बिना कोचिंग के, करनी ही पड़ती है। उसके लिए एक एडिशनल फी लगती है, जहां पे शायद आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा जेब से पैसा गया है। और वो पैसा क्या है? वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर मैं तीनों का मिला के बताऊं तो आदमी 1.5 से 2 लाख के आसपास खर्चा करता है। मतलब लेजिट अगर ये सबका बैलेंस बताऊं ना, तो आपकी जेब से 1 से 1.5 लाख रुपए लगेगा। बस आपकी जेब से 1 से 1.5 लाख रुपए लगेगा और आप CS बन जाओगे। देख रहे हो? मतलब हर एक हिसाब किताब करने के बाद 1 से 1.5 लाख रुपए लगेगा और आप CS बन जाओगे। लेकिन क्या ये 1 से 1.5 लाख आपके लिए क्या फायदेमंद है? क्या किफायती है? क्या आपको इससे बेनिफिट मिल जाएगा? तो आखिरी में पैसे की बात कर लेते हैं दोस्त, कितना कमाओगे। तो देखो, सिंपल सी बात है, यहां पे 2 ऑप्शन है। या तो आप कहीं जॉब करो, एम्प्लॉयमेंट ले लो बड़ी कंपनीज में, कहीं रिलायंस के CS बन जाओ, कोई बड़ी बड़ी कंपनी के CS बन जाओ, उनके टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करो। देखो, फ्रेशर्स की सैलरी थोड़ी सी कम होती है। क्यों? बिकॉज CS इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जब किसी को एडवाइस दे रहे हो तो एडवाइस कैसी होती है? जितने आप सीनियर होगे, जितने आपकी प्रैक्टिस होगी, आप उतनी बेहतर एडवाइस दोगे। तो फ्रेशर्स का जो सैलरी होता है वो 6 से 12 लाख होता है ना, ऑन एवरेज। इनफैक्ट इससे ज्यादा भी होता है, अगर आप उतने पढ़े लिखे और उतने ज्यादा आपकी अच्छी रैंक है, उतनी आपको नॉलेज है, तो उससे ज्यादा भी मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एवरेज बता रहे हैं, एवरेज हमेशा कम ही दिखता है। ठीक है। दूसरा, जैसे आप मिड लेवल पे आते हो, थोड़ी नॉलेज गेन कर ली, थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया, आप 10 से 18 लाख रुपए महीना कहीं नहीं गया, आप लोगे ही लोगे इतना। तो
ठीक है। और जो सीनियर लेवल होते हैं वो 16 से 35 लाख तो कमाते ही हैं। ये एक एवरेज है, एवरेज यूजुअली कम होता है, ठीक है, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों में भी खेल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो आपकी कॉम्पिटेंसी पे है, आपके ऊपर है। वो ये ना, इंजीनियर बहुत है, लेकिन जो अपनी भी तो काबिलियत होती है ना, कुछ कोई 5,000 कमा रहा होता है, कोई 5 करोड़ भी कमा रहा होता है, तो आपकी कैपेबिलिटीज भी तो कहीं ना कहीं आएगी कि नहीं। ये तो पूरा इंडस्ट्री का कॉमन होता है। लेकिन जो लोग खुद का काम करते हैं कि खुद का एक फर्म डालेंगे, खुद का एक ऑफिस डालेंगे और क्लाइंट्स रखेंगे, जैसे डॉक्टर रखते हैं वैसे कंपनीज को क्लाइंट की तरह रखा हुआ है, तो यहां पे बिगिनर जो शुरुआती दौर से अपना फर्म सेटअप करने की कोशिश करते हैं वो 30,000 से 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, उसके बीच में कहीं ना कहीं। क्योंकि आप अभी अभी सीएस बने हो, आपको कोई जानता नहीं है मार्केट में ज्यादा, तो आप अपना बैनर वैनर लगाओगे, धीरे धीरे क्लाइंट बनेंगे, तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ना, नया डॉक्टर सभी थोड़ी आ जाएंगे इलाज कराने, थोड़ा नाम बनने में समय लगता है ना, सेम वे। तो 30,000 से 1 लाख में बहुत प्रैक्टिकल और रियल फिगर्स बता रहा हूं, है ना, कुछ भी छलावा नहीं है। 30,000 से 1 लाख प्रति महीना के आसपास बनाते हो, पर थोड़ा नाम बन जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, माउथ पब्लिसिटी होती है कि इसने सीएस ने मेरा अच्छा काम किया था, तुम भी करवाओ। करते करते मिड लेवल पे आप लाख से 5 लाख के बीच में बनाते हो। भैया लाख से 5 लाख क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है बेटा, क्योंकि ऑफिस में आप अकेले थोड़ी, और लोग भी हैं, तो आपको उनको भी मैनेज करना है, समझ आया। और सीनियर लेवल पे आप 5 से 20 लाख प्लस प्रति महीना, फिर कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो हफ्ते का करोड़ रुपए बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जितने बड़े क्लाइंट होंगे, जितने ज्यादा क्लाइंट होंगे, उतना आपका फायदा। अब एग्जांपल के तौर पे कि आपने खुद की सीएस की फर्म डाली और आपके पास 20 क्लाइंट है जो हर महीने आपको 10,000 रुपए देते हैं। 20 क्लाइंट है आपके पास, हर महीने 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो आपको मंथली सैलरी, तो आपकी मंथली जो इनकम हो गई 2 लाख तो हो ही गई ना। और उसके साथ साथ ईयरली आप 24 लाख कमा रहे हो, जो कि मिड लेवल का मैंने बताया ही आपको, मिड लेवल का बताइए कि महीने का आप 1 से 5 लाख के बीच में बनाओगे तो 2 लाख तो बना ही रहे हो। 20 क्लाइंट में आप कितने बन जाते हैं? तो बताओ, 1.5 लाख रुपए लगा के क्या ये आरओआई की बात करूं मैं, इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इससे बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा क्या बॉस? ये इसका फायदा है। लेकिन क्या सिर्फ पैसा और इन सब चीजों में हमारी दुनिया रह जाती है? क्या हमारा नाम, स्टेटस, कुछ उस चीज पे बात नहीं करोगे? देखो भैया, कहां तक पहुंच सकता है, किस लेवल पे सीएस पहुंच सकता है, उसके बारे में भी बताता हूं तुम्हें। कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऑफिसर बन सकते हो तुम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री, मतलब भैया तुम्हारे देश की मिनिस्ट्री के तुम ऑफिसर बन सकते हो, उस लेवल पे काम कर सकते हो। तुम सेबी में रोल ले सकते हो, तुम आरबीआई में पोजीशन ले सकते हो। तुम्हारा काम सीएलओ की तरह होता है, जैसे सीईओ होता है वैसे ही चीफ लीगल ऑफिसर भी होता है कंपनी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ सकते हो तुम सीधा डायरेक्टर बन सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, तुम साथ ही साथ एडवाइजर बन सकते हो बड़ी बड़ी कंपनी का, जो कि लीगल एडवाइस चाहिए होती है उनको, कहीं ना कहीं फंसते ही रहते हैं ये लोग, ठीक है। तुम आईपीओ लॉन्च करना चाहते हो, किसी 2 कंपनी को एक दूसरे से, जैसे वीआई है, वोडाफोन और आइडिया, मर्जर एक्विजिशन हुआ, दोनों एक कंपनी बन गई, किसने करवाया? उसमें सबसे बड़ा हाथ सीएस का होगा, बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा इसने उसमें, ठीक है। तो यह वहां पे काम आता है। जो कंपनीज बाहर की हैं, इंडिया में काम कर रही हैं, इंडिया में उनको काम करवाना है, तो इनके बाहर की कंपनी को इंडियन लॉस तो पता ही नहीं है, तो ग्लोबल कंप्लायंस हेड बाहर की कंपनियों को, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स को एडवाइस कर रहा है कि हमारे देश में आना होगा तो ये रूल्स का पालन करना पड़ेगा। आप वहां पे बैठे हुए तो हम आपके यहां पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को मैनेज कर लेंगे। ये सब लेवल है एक सीएस का। तो सीएस इज नॉट अ स्मॉल फील्ड, CS is a field for those who want to achieve big, who want to dream big, who want to make the name in this industry। और मैं बताता हूं और मैं हमेशा बोलता हूं कि कॉमर्स में ऐसा क्या नहीं है, ये पूछो, और तुमने पूछा और मैंने बताया। अब खबरदार किसी ने ये बोला कि कॉमर्स में क्या नहीं है, क्या प्राउड फील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दोस्त, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में तुम पढ़ोगे जहां पे तुम्हें ये बोला जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम बताना तुम क्या कर रहे हो। ये जो सीखा ना, बताना कि क्या होता है इसके अंदर, तुम्हें जब अपने फील्ड में खुशी और प्राउड फील होगा ना, और तुम जो काम उस इंटेंसिटी के साथ करोगे, तुम्हारा भी बहुत नाम होगा। अरे कॉमर्स से तो प्रधानमंत्री भी बने हमारे देश में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्त, समझ आया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसी कोई भी बहुत अच्छी फील्ड्स के बारे में अगर तुम्हें जानना हो तो जरूर बताना, मैं उसके ऊपर भी बहुत शानदार सी वीडियो तुम्हारे लिए बना के रखूंगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।